सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आप सभी लोग को पता है कि ईएससी 2024 का रिजल्ट आपका आ चुका है और बच्चों ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी रैंक में बहुत बच्चे कन्वर्जन किए हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आप मेहनत करते हो, आप लगन से कंसिस्टेंट डिसिप्लिन वे में आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। फिर वो चाहे आपका टेक्निकल एग्जाम हो या किसी फील्ड के एग्जामिनेशन हो, आपका कितना एम फोकस्ड वे में आपने लेकर रखा था, दैट इज द मेन रीजन। मैं देखता हूँ बच्चे स्ट्रेटजी एंड ऑल इन सब में भागते रहते हैं कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेटजी को समझते हैं, बात को सुनते हैं और उसके एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं एक बेहतर रैंक के साथ। और आज हम ऐसे ही एक स्टूडेंट के साथ हैं जिन्होंने गेट में तो बहुत अच्छा किया ही किया था, साथ ही साथ में इस बार जब उनके पास एक मौका था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैं बात कर रहा हूं, सत्यम की बात कर रहा हूं। और सत्यम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इस साल AIR ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव किया है। तो मैं चाहूंगा कि सत्यम जी आएंगे, हम लोग वेलकम भी करेंगे और साथ ही साथ में आपको आज सत्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि एक रेपुटेड पोजीशन पे होते हुए भी एक मन में क्यों इच्छा थी कि ईएससी जैसे एग्जामिनेशन में अपीयर करना है और इतनी बेहतर रैंक तक उन्होंने कैसे अपने आप को लेके गए। तो इन सब चीजों पर डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे हमारे सत्यम जी का, जिनकी AIR 2 रैंक है। और मैं चाहूंगा सबसे पहले सत्यम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, कहां से हैं, कॉलेज कहां से किया था और प्रीवियस क्या वो कर रहे थे और किस तरीके से ईएससी के लिए उनके माइंड में आया कि मुझे ईएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सत्यम, मोस्ट वेलकम टू द PW और उम्मीद करते हैं कि आपको सबसे पहले हार्टली कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर रैंक। तो आप थोड़ा बच्चों को बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। Good evening, all present here. So I'm Satyam Khairnar. I come from a city named Indore in Madhya Pradesh. My father works as professor in Military College of Telecommunication Engineering, Corps of Signals, Indian Army, and my mother is a housewife. So I did my basic schooling from Army Public School. Post that, I did my higher and higher secondary schooling from Indore. I did my BTech in Electrical Engineering from IIT, Indian Institute of Technology, IIT Jodhpur. And after that, I worked in a PSU named THDC for some time. And after that, I received the result of ONGC through GATE. After that, I have been working in ONGC since 1.5 years at Ahmedabad Asset. I'm posted as Assistant Executive Engineer Electrical. And motivation behind appearing for ESE was the prestige of service, as in it being a central government service. So it would be giving me opportunity to frame policies in electrical engineering domain, or the prestige of serving in Indian Defence Service of Engineers and other services which deal with high volume of work, electrical works and those things. तो ये सत्यम, जैसा कि आपने तो जैसे बहुत इजीली बता दिया चीजों को कि मतलब Yes, sir. हमारे क्या मोटिवेशन के लिए, आपके लिए मोटिवेशन कितना काम किया है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट हो, जब एक अच्छी जॉब में ऑलरेडी होता है, जैसे आप खुद एक PSU में थे और अभी भी आप PSU में ही हैं ऑलरेडी, Yes, sir. तो उस केस में मतलब थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है कि मतलब कि और AIR जैसे 1 to 10 के लिए फोकस करना, वो भी मतलब इतना टाइम कैसे आप मैनेज कर पाए, क्योंकि काफी अच्छा खासा वक्त आपका अपनी जॉब में भी जा रहा होगा और फिर प्रिपरेशन को भी प्लान करना। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है जो भी जॉब करते रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपने किस तरीके से चीजों को सेग्रीगेट करके रखा था? Yes, sir. Sir, तो while starting ESE preparation, तो हुआ क्या था, most of the substratum of my ESE preparation was laid by my GATE preparation, which I did in 4th year. तो 4th year में मेरी All India rank 42 थी. I got All India rank 42 in GATE with college, and now I was preparing for ESE with a job. So the scenario was quite similar. Somewhat it was similar कि college में जितना time मिलता था, घूम फिर के यहाँ भी उतना ही टाइम बचता था एंड में, मतलब जॉब होने के बाद। तो एक पहले एक्सपोजर था कि इस टाइप से टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बाद क्या रहता है, जॉब और कॉलेज दोनों में लंच ब्रेक थोड़ा ज़्यादा टाइम का रहता है। तो मैं मतलब लंच थोड़ा 10 मिनट में कर लिया और आपके पास 1.5 घंटे तक खाली बचा है, उसमें आप कुछ करें। फिर लंच ब्रेक के अलावा फिर ऑफिस आवर्स के बाद अगर आप ऑनेस्टली आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि 5 to 6 आवर्स आप आराम से ऑफिस आवर्स के बाद पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आप जैसे वीकेंड्स रहता है उसमें 8 to 10 आवर्स इजीली हो सकता है। इस बीच मैंने काफी सोलो ट्रिप्स भी किए, मतलब जोधपुर, जैसलमेर, मतलब जो था, तो मतलब ऐसा भी नहीं था, एंजॉय भी किया मैंने इस ईयर लाइफ को। मतलब इतना टफ भी नहीं था जितना मतलब बाहर से लग रहा था उस टाइम पे। तो कॉलेज का टाइम था, वैसे ये भी टाइम था कि जॉब के साथ कॉलेज के साथ तैयारी।
एंड ऑप्टिमिस्टिक यूटिलाइजेशन की जहाँ तक बात है, मैंने सबसे पहले ईएसी में लोग कहते हैं प्रीलिम्स करना, लेकिन मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला था कि वो पहले वो दिन होते थे जबकि 200 रैंक तक आप सिलेक्ट होते थे, पर अब ऐसे दिन बचे कि 1-2 अच्छी रैंक है और 8-9 आपकी अच्छी रैंक नहीं है। तो उसके लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा मैटर मेंस करता है। तो उन्होंने बोला कि प्रीलिम्स इतना नहीं गैप बनाएगा जितना मेंस में हो सकता है। तो उन्होंने बोला मेंस से तैयारी शुरू करना। मैंने मेंस सबसे पहले किया। मेंस की मैं टेस्ट सीरीज देता था जबकि मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था उस साल। मेंस की मैं ईएससी की, मेंस की सिविल सर्विस तक की मैंने दे दी, उसका तो मैं कर भी नहीं रहा था। तो इससे मेंस की प्रैक्टिस बहुत हो गई पहले। फिर मैंने प्रीलिम्स का शुरू किया, गेट कर रखा था, मेंस कर रखा, तो प्रीलिम्स आसानी से हो रहा था, मतलब क्वेश्चन जल्दी जल्दी किए, पीवाईक्यूज नोट्स थोड़े याद करते गया। और साथ में फिर मैं अपना टेस्ट सीरीज पे शिफ्ट हो गया। टेस्ट सीरीज मैंने एंड में पूरी की, मतलब साथ में पूरी करता था पैरेलली और एंड में। और जीएस के लिए भी मतलब जो नोट्स थे उनको अच्छे से याद करके, और आगे थोड़ा वो इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट केसेस कि हाउ मच एप्टीट्यूड यू हैव डेवलप्ड इन लास्ट 25 years ऑफ योर लाइफ। तो उस पर थोड़ा मतलब इट बॉइल्स डाउन टू दिस थिंग। तो ऐसे करके प्रीलिम्स हुआ। फिर मेंस में जैसे प्रैक्टिस हो रखी थी। अब मेंस में क्या था कि एक मेरे सर थे, मतलब उन्होंने बताया था मेंस का थोड़ा। फिर मैं वापस पीवाईक्यू पे आया तो मुझे लगा कि फील नहीं आ रही सिर्फ पीवाईक्यू करके। मेरे सर को मैंने कॉल किया तो आई रिमेम्बर हिज वर्ड्स, मतलब स्टिल टुडे, कि यार तुम फील के पीछे मत भागो, पीवाईक्यू करने के पीछे भागो। एंड आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो पीवाईक्यू करने के बाद फील डेवलप होने लगी कि मेंस का पेपर इस तरह का डिमांड करता है। कुछ चीजों की आपको स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं आता, बट वंस यू कंप्लीट देम देन यू स्टार्ट टू गेट अ फ्लेवर कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस एग्जाम। तो पीवाईक्यू करने के बाद एक आइडिया लगने लगा कि ऐसे ऐसे रहता है। अब आखिर के 20 days बचे थे, मतलब आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद पीपल। और उस टाइम पे ऐसा था कि आई हैड कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन 3.5 months। आई वाज रिमेनिंग विद 20 days। तो उस टाइम पे व्हेन आई लुक बैक एट न्यूमेरिकल्स, आई मतलब आई वाज फॉरगेटिंग देम कि यार ये कब किया था, ये कैसे करते थे। तो अब सब कुछ रिवाइज करना था एंड एवरीथिंग, मतलब इट हैड बिल्ट अप एज अ क्लटर। तो अब मैंने क्या किया कि टफ टाइम आ गया तो ऐसे 36 to 40 आवर्स लगातार पढ़ना पड़ा था काफी बार, कि अभी जागे, सुबह जागे। रात को थोड़ा एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम किया तो सुबह के 7-8 बजे तक जाग लिए, फिर 10 बजे एक और एनर्जी ड्रिंक का सिप लिया अगले दिन की सुबह, फिर शाम तक जागे, शाम को खाना खाया, फिर सो गए। ऐसे फिर वापस उठे तीसरे दिन, ऐसे करके 2-2 दिन एक साथ पढ़ा। 10 days ये पूरा स्ट्रीक कंटिन्यू की। एंड देन मतलब रिवीजन के साथ मेंस दे के आए। मेंस के बाद थोड़ा फिर ऑफिस वापस रिज्वाइन किया और चला वो फेज। फिर मेंस का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। एंड मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन वाज वेरी मच अ गुड थिंग कि इट मेड मी एन एम्पावर्ड सिटीजन, कि अब मुझे नॉलेज आने लग गई चीज़ों की। लास्ट में फिर रिजल्ट आया एंड आई मतलब ऑल इंडिया रैंक 2 थोड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि इसके पहले जो रैंक्स होती थी 4 डिजिट आईआईटी जेईई में, फिर 3 डिजिट, 2 डिजिट मतलब गेट में, बट सिंगल डिजिट थोड़ा ज्यादा ये लगा। बट ऑनेस्टली मतलब लेकिन सत्यम, यहाँ पे एक चीज तो अच्छी बात है ना, आपका देख रहे हो आपका ग्रोथ कितना प्यारा चला है। 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, एंड देन आफ्टर दिस इज द 1 डिजिट। लेकिन एक बात यहाँ मैं सत्यम बोलना चाहूंगा कि ये बात आपने जो बोली ना, आज ज्यादातर बच्चों का ना एक ओपिनियन होता है, जैसे आप अभी 2nd रैंक आप ला लिए हो तो अब उनके लिए ना आप एकदम अब यहाँ पे हो, ठीक है, आप एकदम यहाँ पे बैठे हो एकदम टॉप लेवल पे। तो उनको ऐसा लगता है ना कि जो भी टॉपर होते हैं, जैसे आपने बीच में किया ना कि ऐसा कुछ नहीं होता सर, एंजॉय सब लोग करते हैं। तो उनको लगता है कि जो टॉप कर रहा है, जो अच्छी रैंक लेके आ रहा है, वो दिन रात फ्रस्ट्रेशन में है, दिन रात पढ़ रहा है, दिन रात एकदम परेशान है। लेकिन जो आपने बताया ना, मैं ट्रेवल भी किया हूँ, मैं सोलो ट्रिप भी किया हूँ, ये एक मिथ होता है कि आप बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है। मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे हर्डल नहीं आने दिया कि मतलब एकदम प्रेशराइज होके मेरे को करना है, उसमें परेशानियां भी होती है। तो ये बच्चों के अंदर ना सत्यम ये आजकल बहुत आता है, खासकर जो यूथ है, आप भी उसी के पार्ट हैं। लेकिन आप इस बात को समझ पाए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। यहाँ पे एक रिलेटेबल एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपने बोला कि टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है, जो आपके सर ने बोला, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी यही बात बच्चों को बोलते हैं, पीवाईक्यू इज अ गुड सोर्स ऑफ, कि जहां से आपको एक पैटर्न का आइडिया लगता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, आपको मार्क्स के लिए पढ़ना है, वो मार्क्स लेके आना और आप तभी उस पोस्ट पहुंच पाओगे। यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, रिसोर्स की जब बात की जाती है सत्यम, ईएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए, इवन गेट के लिए भी या कोई भी एग्जाम हो, तो रिसोर्स की जब बात आती है ना, बच्चे बहुत भटक जाते हैं। मतलब
पीवाईक्यू भी ले लेंगे, फिर उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज भी 10-20 जगह की ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक भी उठा लेंगे, फिर कोचिंग भी कर लेंगे, फिर उनका मटेरियल इनका मटेरियल, फिर आपसे भी पूछ लेंगे कि सर मैं क्या करूं, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो आप रिसोर्स के लेके थोड़ा फॉर्मली बच्चों को एडवाइस करिए, रिसोर्स कहां तक उनको लिमिट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, एक हेल्दी प्रिपरेशन कर सके रिसोर्स को लेकर। श्योर सर। सर जैसे अब रिसोर्स में एक डिवीजन है, जैसे कुछ टॉपिक्स है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन है, तो आई बिलीव कि इन दोस टॉपिक्स एज इन आई वुड कोट द नेम्स नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ईएमएफटी, एनालॉग डिजिटल एंड मेजरमेंट। तो इनमें यू शुड फर्स्टली डू इलेक्ट्रिकल पीवाईक्यूज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पीवाईक्यूज, दैट वुड बी सफिशिएंट इन फॉर एनी एग्जाम, फॉर ईएसी और गेट। मतलब उस एग्जाम के रेलेवेंट टू दैट यू कैन डू both branches PYQs and instrumentation in case of gate if you want to add on। तो मुझे टाइम था 3rd 4th ईयर में, गेट के टाइम तो मैंने कर लिए थे। इन केस कोई ड्रॉप लेके कर रहा है तो टाइम नहीं हो तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना चाहिए। अब पावर सिस्टम, मशीन्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, in these three subjects PYQs sometimes do not suffice to give you conceptual build-up। तो इस केस में आपने मतलब मैंने तो जैसे as I told कि most of the substratum of my ESE preparation was built by GATE when I got all India rank 42 in GATE। and then मतलब ESE के मेंस तक आज भी मतलब अभी भी मैं कुछ करता हूँ तो वही thought process काम आता है which I had back then। तो इस तरह से रिसोर्स का लिमिटेशन रहना चाहिए आपका। बिल्कुल। तो यहाँ जैसा आपने देखा सत्यम का क्रेस्ट पॉइंट जो है ना वो सिंपल सा है, बस कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो इतना ज्यादा रिलेट नहीं करते, तो आपको टेक्स्ट बुक उसमें जरूर फॉलो अप करना चाहिए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो, प्लस आप अपने अनसॉल्व भी ट्राई आउट कर सकते हो। बट जहां तक कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इतना ऑलरेडी पीवाईक्यू का रिसोर्स है, टेस्ट का रिसोर्स है, तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रिसोर्स को लिमिट करके रखिए। अब तो सत्यम जो टॉप पे पहुंच चुके हैं वो भी बोल रहे हैं एवरी ईयर क्या होता है कि कोई ना कोई टॉप पे पहुंचता है, वो यही सब बातें बताता है, लेकिन आई थिंक बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं इस चीज को। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सत्यम, जब आपका एग्जामिनेशन का लगभग एक जो ड्यूरेशन होता है, जैसे मेंस का होता है और प्रीलिम्स का होता है, तो कई बार क्या होता है बच्चे दोनों एक साथ बहुत लोग तैयारी करते हैं, मतलब साथ में लेके चलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, पहले हम प्रीलिम्स पे पूरा फोकस रखेंगे, मेंस के लिए हमको टाइम मिल जाएगा, तो मेंस की हम थोड़े दिन बाद से प्रिपरेशन करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स का हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, स्पेशली ईएससी के बच्चों के लिए? सर ईएससी का कोई स्पेसिफिक कर रहा हो तो आई वुड सजेस्ट कि पहले मेंस का करें, मेंस से ही स्टार्ट करें, क्योंकि मेंस इज द मोस्ट डिसाइडिंग थिंग इन टुडेस डेट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज द मोस्ट डिसाइडिंग थिंग, बट इट वाज इग्नोर्ड अर्लियर। बट जैसे वैकेंसीज कम हुई देन पीपल स्टार्टेड टू थिंक ओवर इट। तो पहले मेंस ही करें आप, और मेंस में आप चाहे ज्यादा आपको रिसोर्स करना है तो सिविल सर्विस के कुछ पीवाईक्यू कर ले 5 साल 10 साल के, बस ईएससी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के ईएससी कर ले, दैट वुड सफाइस। उसके बाद आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाए, प्रीलिम्स के 5-6 महीना पहले अगर आप फुल फ्लेजेड ईएससी पे कर रहे हैं तो फिर 4-5 महीने में प्रीलिम्स का करें, उससे में दैट वुड बी सफिशिएंट। एंड उसके बाद फिर वापस मेंस में जो पीवाईक्यू किए उनको रिवाइज करें, एंड उस वे से मतलब आप कर सकते हैं मैनेज उसको। ओके तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी होती है सत्यम। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी जैसे हम लोग ईएससी के बैचेस जब पढ़ाते हैं, जैसे मैं नेटवर्क पढ़ाता हूँ, तो जब मैं थोड़े से कन्वेंशनल क्वेश्चन कराने लगता हूँ क्लास के अंदर, तो ऑब्वियस बात उसमें टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा प्रोसेस होता है, थोड़ा लंबा भी होता है, तो उस केस में बच्चों का इंटरेस्ट भी उतना डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन जब वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो फटाफट मतलब ये वाला ऑप्शन होगा सर, ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, आपको दोनों चीज पे फोकस करना। लेकिन जैसा कि सत्यम ने बताया मेंस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो आपको बेटा मेंस पे शुरू से ही फोकस करके रखना चाहिए, क्योंकि मेंस अगर नहीं निकला तो समझ लो प्रीलिम्स आप कितना भी कर लोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है अल्टीमेटली। yes, तो ये मेंस और प्रीलिम्स का जैसा सत्यम ने बताया 1 ईयर सफिशिएंट होता है प्रिपरेशन करने के लिए। ईएससी के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है, सत्यम जैसे बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस चीज को कॉन्कर किया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंटरव्यू को लेके, जैसे कि हम लोगों ने अपना प्रोग्राम चलाया था, तो पहले तो मैं सत्यम आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको इस इंटरव्यू जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था आईजीपी का, तो उसमें आपको कितना एडवांटेज मिल पाया उस चीज से? सर लाइक आई अपीयर्ड एन इंटरव्यू ऑन आई थिंक 25th अगस्त। तो उस दिन सर जस्ट ऑफिस जैसे छुट्टी हुई, मैं बैग लेके निकला, ट्रेन पकड़ी दिल्ली की, एंड आई केम टू दिल्ली इन द मॉर्निंग। मतलब जल्दी से भाग दौड़ करके आई रेस्ट देयर। तब एडवांटेज वाज मैंने पढ़ाई उस टाइम पे कुछ नहीं की थी, मतलब कुछ अभी तक पढ़ा नहीं था, बट मैं एक्सपोजर लेने आया था, तो एक्सपोजर काफी अच्छा मिला। मतलब कि एक अनसर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस लाइक यॉर्कर्स कैसे प्ले करना है,
अगर शॉर्ट बॉल आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, और मतलब किस टाइप का मतलब आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसमें। तो एक ये एक्सपोजर काफी अच्छा मिला उससे। लाइक क्वेश्चंस तो एज इट इज सेम नहीं होंगे हर इंटरव्यू में, दैट इज मतलब ऑब्वियस, बट एक आइडिया मिल पाया कि आपको कैसे टैकल करना है कुछ भी अननोन पूछा जाए तो। एंड सजेशंस जो दिए वो एंड तक काम आए, मतलब जो इंटरव्यू से मिले। आपने इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जो मैंने आपके वीडियो में देखा था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, किसी गांव का या किसी नाम का कोई मीनिंग शायद पूछा गया था आपसे। यस सर। तो उसका जवाब आपने ढूंढा कि नहीं अब? यस सर, उसके इंटरव्यू के बाद मैंने ढूंढा था सर, मतलब अलग अलग। अच्छा, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, एक बार आप बताएंगे बच्चों को? सर मतलब जलगांव एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो जलगांव का मीनिंग क्या है मतलब, तो मैंने बताया मतलब थोड़ा उसके बारे में कि जल प्लस गांव ऐसे करके, बट बाद में मुझे पता चला कि वो रीजन क्या है, तो मैंने बताया तापी रिवर फ्लोज थ्रू इट, बट इट वाज नॉट द रीजन। एक्चुअल रीजन इज मेहरून लेक करके है वहां पे, मतलब काफी बड़ा लेक है, तो वो रीजन है उसको जलगांव बोलने का। तो ये ओके। तो कभी ऐसा मैंने आपके इंटरव्यू में देखा था, तो पैनलिस्ट आपसे बोले कि इसका मीनिंग आप बताइए एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपने बोला कि सर आप एक बार मतलब क्या, लास्ट में आपने उनसे क्वेरी किया था कि मतलब एग्जैक्टली क्या है, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है। तो अच्छा लगता है इंटरव्यू में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्रॉस क्वेश्चन जैसा बताया कि बाउंसर बॉल भी पड़ती है, शॉर्ट पिच होती है, हर तरीके का आपके पास सिचुएशन क्रिएट होती है, और इंटरव्यू का यही बेनिफिट आपको मिलता है। मैं एक क्वेश्चन और रखना चाहूंगा सत्यम, वेटेज वाइज अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने देखा है कि जो पिछले सालों का जो रिकॉर्ड रहा है, जो नॉन टेक वाला जो सेक्शन होता है, जो मेन स्ट्रीम नहीं है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या किसी भी टाइप के इंजीनियर के लिए, जैसे आपका जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस का भी पार्ट आपका होता है, उसके स्कोर और जो आपका टेक्निकल के जो पेपर होते हैं 1 और 2, उसका स्कोर में नॉन टेक पे कितना हमको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा उसमें स्कोर बहुत अच्छा लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप उसके लिए क्या स्पेशली सजेस्ट करेंगे, उसको कैसे मैनेज करें? सर जैसे नॉन टेक में फर्स्टली करंट अफेयर्स को लेके मैं एक चीज बताऊंगा। मेरे एक सीनियर है मतलब जिन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया था, मैं पिछले करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन लेके गया ईएससी के, और उनके पास लेके गया। मैंने बोला कि सर क्या आप ये कर पाएंगे? तो उन्होंने बोला कि यार ये तो मुझे ही टफ पड़ रहा है, तो तुम तो छोड़ ही दो, नहीं तो तुम ये करोगे तो टेक्निकल नहीं कर पाओगे, और पेपर टेक्निकल का है तुम्हारा। तो समझ गया मैं, करंट अफेयर्स तो पूरा एज इट इज छोड़ देना है। अब उसके बाद सर बचते हैं जो सारे सब्जेक्ट है, एथिक्स, एनवायरमेंट और ये सब। तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि जो क्लास में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, ट्राई टू रिमेंबर देम वर्ड बाय वर्ड उस टाइप से। मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी से फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की तरह यू ट्राई टू मग अप देम। आप मतलब इफ यू टेक 3 to 4 रीडिंग्स ऑफ देम, देन यू वुड बी एबल टू हैव अ वेग आइडिया ऑफ व्हाट वाज रिटन अंडर ईच पॉइंट। तो इतना आप कर ले। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ ऐसे डीपीपीज या कुछ आपको मिल जाए जिसमें क्वेश्चन का कंपाइलेशन हो अदर देन पीवाईक्यूज, उतना कर ले बस। इसके बाद अगर कुछ पेपर में आता है तो इट इज अननोन फॉर एवरीवन, एंड नाउ इट इज टू बी टैकल्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज व्हिच यू हैव गेन्ड इन 25 years of age। तो ऐसे मतलब इस अप्रोच से जाना है। मैथ्स एप्टीट्यूड शुड बी योर फोर्टे, बिकॉज एवरी इंजीनियर वुड गेट इट करेक्ट, मतलब करेक्ट इवन इफ ही इज नॉट गुड एट स्टडीज। तो बिल्कुल, और मैथ्स एप्टीट्यूड का एडवांटेज आप गेट में भी एक अच्छा एडवांटेज उसमें मिलता है, और ईएससी में उसका काफी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। तो नॉन टेक के लिए आपको बहुत एक्सेसिव नहीं, जैसा कि सत्यम ने बताया, आप क्लास की चीजों का अगर एग्जैक्टली फॉलो करो तो आई थिंक आप बहुत बेहतर कर पाओगे। सत्यम, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने प्रेफरेंसेस आपने कुछ दे रखे हैं, मैंने देखे थे आपके जो डिपार्टमेंटल आपके प्रेफरेंसेस थे, तो उसमें आप किस तरीके से मतलब उसको चूज किया, मतलब उसका क्राइटेरिया आपने क्या बनाया कि मुझे फर्स्ट चॉइस ये रखनी चाहिए, सेकंड चॉइस इसको रखना चाहिए डिपार्टमेंट के लिए? सर फर्स्ट चॉइस वाज मतलब कि सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप ए, बिकॉज from the perspective of an electrical engineer, it would be giving me opportunity to work in policy framing and in regulatory commissions of electricity boards. So that was one of the reasons. After that, sir, Indian Defence Service of Engineers. Naturally, क्योंकि I was brought up in cantonment, so मतलब I had an attachment to that service. Then Naval Services, and after that, sir, at last I had kept CPES Group B. The reason was that it would be a Group B service, so it would take me 4 to 6 years to reach Group A service. So I kept it below everything. Okay, so finally सत्यम ने अपने एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर किया है, और हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि आप एटलीस्ट ये सब इंटरव्यू जो कराए जाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आप एटलीस्ट सुनो,
चाहे कंप्लीटली फॉलो करो ना करो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन एटलीस्ट सुन के एक इंस्पिरेशन लो कि आप चीजों को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। और टाइम को मैनेज करना ये आपके हाथ में होता है। बार बार ये शिकायत करना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, सब हो सकता है। अगर आप एक बार चाहोगे कि आपको ये करना है तो डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा। लास्टली मैं चाहूंगा सत्यम, आप बच्चों को जो लिखने जा रहे हैं ईएससी 2025 और गेट 2000 अभी जो लिखने जा रहे हैं 25, उन बच्चों के लिए आप लास्ट के गेट का तो बस एकदम आ चुका है, ईएससी कब आ चुका, पेपर होने वाला अब जल्दी ही, तो इन 2 महीने में उनके लिए आप कुछ 2-3 पॉइंट बेहतर बताना चाहेंगे, कुछ जो उनको गलती नहीं करना चाहिए? श्योर सर। अभी जो गेट प्लस, मतलब 2 इसमें डिवाइड करूंगा मैं। एक ग्रुप है गेट प्लस ईएससी और एक है ओनली ईएससी का। तो गेट प्लस ईएससी जो कर रहा है उसने अभी कुछ 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा ईएससी का कर ले, उसके बाद कंप्लीटली दे शुड फोकस टुवर्ड्स गेट एंड मतलब दे शुड स्टार्ट एनालाइजिंग टेस्ट सीरीज, अपीयरिंग मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मोर मतलब मैक्सिमम 2 कोचिंग्स आई वुड सजेस्ट कि 2 कोचिंग से ज्यादा की नहीं देनी चाहिए टेस्ट सीरीज। एंड उसके बाद जो गेट प्लस ईएससी कर रहा है उसके लिए फिर बाद में गेट होने के बाद फिर वो ईएससी पे वापस फोकस करे तो प्रीलिम्स का उसका प्रिपेयर हो जाएगा गेट के साथ एंड ही कैन क्लियर दोस थिंग्स इन 3 to 4 months। जो ओनली ईएससी कर रहा है इस टाइम तो वो मेंस पे ही फोकस करे एंड जैसे मार्च आने लग जाए, मार्च से वो प्रीलिम्स पे वापस फोकस हो जाए, मार्च टू जून में आई बिलीव। तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ओके, सो आप सभी लोग अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करिए और हम चाहेंगे कि लास्टली हम लोग सत्यम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और फर्दर फ्यूचर और ब्राइट करें। और मैं तो चाहूंगा कभी सत्यम आईएएस बन के भी निकले, तो ऐसी कोई प्लानिंग है क्या सत्यम? सिविल सर्विसेज सर आई थिंक मतलब I'll think about it, I'll take this into consideration and देखते हैं। नहीं, आई थिंक आप में वो पोटेंशियल है और आई थिंक आपको ट्राई भी करना चाहिए। तो आई थिंक कभी मौका हम लोग को मिल पाए कि हम भी एक आईएएस के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम, थैंक यू सो मच। आप अच्छा करिए, अपनी लाइफ में बेहतर करिए और घर वालों का ऐसे ही नाम रोशन करिए और अपने आप को प्रूव करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सर।